जी तो हमारा आज का टॉपिक है जीन प्रेडिक्शन। और जीन प्रेडिक्शन में हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम कंप्यूटेशनल मेथड्स के थ्रू गिवन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जीन की प्रेजेंस को, उसकी लोकेशन को, उसके कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले कि जीन प्रेडिक्शन ज़रूरी ही क्यों है, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स इम्प्रूव होती जा रही हैं, उसी तरीके से हमारे पास जीन डीएनए उसको सीक्वेंस करने के लिए स्पीडी वेज जो होते जा रहे हैं। ठीक है। और उससे होता ये जा रहा है कि हमारे पास जो जीनोमिक सीक्वेंस इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती जा रही है और सीक्वेंसेस बहुत सारी हैं। अब नेक्स्ट टास्क क्या है कि हम सीक्वेंसेस में आइडेंटिफाई करें कि इसमें जो कौन सा रीजन है जो कि कोडिंग रीजन है और कौन सा रीजन जो वो नॉन कोडिंग है। और इन शॉर्ट वी वांट टू आइडेंटिफाई द लोकेशन और द प्रेजेंस ऑफ जीन इन दैट सीक्वेंस। तो इसमें जो है अगर हम जीन आइडेंटिफिकेशन का काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो वेट लैब टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, और इसके अलावा टाइम टेकिंग है। उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज, ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। सो द अल्टीमेट सोल्यूशन इज़ टू यूज़ कंप्यूटेशनल वेज टू आइडेंटिफाई द जीन्स। और इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंप्यूटेशनल जीन आइडेंटिफिकेशन में? द गोल इज़ टू डिस्क्राइब ऑल द जीन्स computationally with near 100% accuracy. However, this may still be a distant goal, particularly eukaryotes, because many problems in computational gene predictions are still largely unsolved. ये हम आगे जाकर भी डिस्कस करेंगे कि जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स जो है ना उसमें जीन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो प्रोकैरियोट्स में तो फिर भी हम काफ़ी हद तक एक्यूरेटली जीन प्रोडिक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में ये प्रोसेस डिफ़िकल्ट है। सो जीन प्रोडिक्शन जो है बेसिकली जब हम किसी भी सीक्वेंस में जीन्स को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो उसमें हमने जो जीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें अभी तक पता है, लाइक स्टार्ट कोडॉन्स हैं, स्टॉप कोडॉन्स हैं, प्रोमोटर्स हैं। तो बेसिकली क्या है, पैटर्न्स ही हैं। हम उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं सीक्वेंस में कि क्या ये पैटर्न हमारी सीक्वेंस में है या नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से जो जीन प्रोडिक्शन है इट रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ पैटर्न रिकग्निशन। और एंड दिस इज बिकॉज कोडिंग रीजन्स नॉर्मली डू नॉट हैव कंजर्व्ड मोटिव्स। मोटिव्स क्या होते हैं? कंजर्व रीजन्स को कहते हैं। ठीक है। डिटेक्टिंग कोडिंग पोटेंशियल ऑफ ए जीनोम रीजन हैज़ टू रिलाई ऑन सबल फीचर्स एसोसिएटेड विद जीन्स दैट मे बी वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। ये अगेन वही चीज़ है जो मैंने पहले लिस्ट बताई है कि जब भी हम किसी भी सीक्वेंस में जीन्स को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो हमें उससे रिलेटेड जो फीचर्स हैं, जैसे कि जीन्स रिलेटेड फीचर्स जो हैं वो प्रोमोटर्स हो सकते हैं, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स हो सकती हैं। इसके अलावा एंड साइट पर अगर बात करें तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट्स होती हैं। हम उन पैटर्न्स को उसमें आइडेंटिफाई करें, लेकिन स्टिल ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है। ठीक है। और through decades of research and development, much progress have been made in prediction of prokaryote genes. A number of gene prediction tools have been developed with varying degree of success. यानी कि हर एक टूल की जो एक्यूरेसी है वो वेरी करती है। Algorithms for eukaryote gene prediction are still yet to reach satisfactory results. यूकैरियोट्स में जीन प्रोडिक्शन डिफ़िकल्ट है, इस वजह से उसमें उस हद तक एक्यूरेसी अचीव नहीं की जा सकी जितनी कि प्रोकैरियोट्स के केस में है। तो यहाँ तक हमने जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया है कि जीन प्रोडिक्शन होती क्या है। जीन प्रोडिक्शन में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कंप्यूटेशनल मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए गिवन सीक्वेंस में जीन्स को आइडेंटिफाई करें कि इस सीक्वेंस में जीन है या नहीं है, लाइक ये सीक्वेंस कोडिंग है या नहीं है। और दूसरा, अगर इस सीक्वेंस में कोई ऐसा रीजन है जो कि कोडिंग है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ठीक है। और जो कंप्यूटेशनल मेथड्स हैं तो उसमें हमें जीन प्रोडिक्शन के लिए डिफरेंट पैटर्न्स पे रिलाई करना होता है। ठीक है। और नेक्स्ट थोड़ा सा हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि जीन इनफेक्ट होता क्या है। कि आपने लाइक छोटी क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि जीन जो है इट इज़ यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन लोकलाइज टू अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम पोजिशन एंड इनकोडिंग वन प्रोटीन। लेकिन देन ये पता चला कि वन जीन डज नॉट इनकोड वन प्रोटीन बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिव सप्लाइसिंग। ठीक है। अब ये ऑल्टरनेटिव सप्लाइसिंग जो है प्रोड्यूस मल्टीपल ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम वन जीन लोकस। ये किस तरह से होता है? तो जस्ट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट ऑल्टरनेटिव सप्लाइसिंग
कि अगर ये आपकी जो DNA स्ट्रैंड है, डबल DNA स्ट्रैंड है 5 to 3 एंड 3 to 5, तो इसमें आपका जो 3 to 5 कोडिंग स्ट्रैंड है इसने आपका प्राइमरी RNA ट्रांसक्रिप्ट बनाना है, ठीक है। और ये जो ट्रांसक्रिप्ट है इसमें डिफरेंट एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स हैं। ये जो कलरफुल से जिन नंबर्स भी लिखा हुआ है ये आपके एक्सॉन्स हैं, और दरम्यान में जो ब्लू रीजन्स हैं वो आपके इंट्रॉन्स हैं। जब ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब ये बेसिकली प्राइमरी RNA ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें जस्ट DNA टू RNA ट्रांसफर हुई है। अब ये जो RNA है इसने मैसेंजर RNA के फॉर्म में कन्वर्ट होना है। तो यहाँ पे अब ये क्या होगा कि ये इंट्रॉन्स हम रिमूव कर देंगे, और जो इसके ये जो एक्सॉन्स हैं ये लाइगेट होंगे, इकट्ठे होंगे किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न में। जैसे कि सपोज ये पहला जो आपका ट्रांसक्रिप्ट बना है मैसेंजर RNA का, इसमें 1 2 4 5 और 6 जो एक्सॉन्स हैं ना वो मर्ज हुए हैं। इसी तरह से ये जो आपका सेकंड ट्रांसक्रिप्ट है इसमें 1 3 5 6 इंटीग्रेट हुए हैं। इसी तरह से जो आपका थर्ड है 1 3 4 5 6, इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिव, इस प्रोसेस को हम ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कहते हैं कि जो एक्सॉन्स हैं, ठीक है, दे मे लाइगेट इन एनी ऑर्डर, और उसके बाद इसी डेफिनेटली ये जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं इनसे बनने वाली जो प्रोटीन्स हैं वो भी डिफरेंट होंगी। और इन ये जो प्रोटीन्स सेम RNA से जो हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स बनी हैं, ठीक है, उनको हम आइसोफॉर्म्स कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, DNA से ये RNA बना, RNA से फिर हमारे पास क्या बनते हैं, मैसेंजर RNA, ठीक है। और चूँकि मल्टीपल मैसेंजर RNA सेम DNA से बन रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्ट्स। लाइक इस DNA के इस डायग्राम में 3 ट्रांसक्रिप्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। तीनों से जो प्रोटीन्स बन रही हैं उनको हम आइसोफॉर्म्स कहेंगे, राइट। और नेक्स्ट जो है हमारे पास इसमें कि जो जीन्स हैं वो हमारे पास होते कौन कौन से हैं, वैरायटी ऑफ जीन्स हैं, और क्राइटेरिया क्या है उनका आइडेंटिफिकेशन का। तो बेसिकली वी हैव मेनली 3 कैटेगरीज, प्रोटीन कोडिंग सूडो जीन्स एंड नॉन कोडिंग जीन्स। प्रोटीन कोडिंग जीन्स जैसे कि आपको नाम से ही आइडिया हो रहा है कि इट फॉर्म ए मेजर कैटेगरी ऑफ द जीन्स, और सेवरल क्राइटेरियाज आर अप्लाइड टू द असाइनमेंट ऑफ ए DNA सीक्वेंस एज ए प्रोटीन कोडिंग जीन्स, यानी कि वो जीन्स जो कि प्रोटीन प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्रोटीन कोडिंग जीन्स कहलाएंगे। और इसके लिए इस कैटेगरी में जो जीन्स आते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट क्या है कि देयर मस्ट बी एन ओपन रीडिंग फ्रेम ऑफ एटलीस्ट सम मिनिमम लेंथ सच एज 90 बेस पेयर्स corresponding to 30 codons encoding amino acids और 3 kilodalton प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन कोडिंग जीन्स के लिए हमारा जो थ्रेश होल्ड है या क्राइटेरिया है उसके ये लिखिए कि हमारे यहाँ उस रीजन में एक ओपन रीडिंग फ्रेम होना चाहिए, और उसकी लेंथ जो है ना वो 90 बेस पेयर होनी चाहिए। ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होता है, बेसिकली आपका जो भी DNA स्ट्रैंड होता है वो इट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू, इट कैन बी रेड एज 6 रीडिंग फ्रेम्स। और जैसे ये आपके पास डबल स्ट्रैंडेड DNA दिया हुआ है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 फॉरवर्ड और रिवर्स, तो फॉरवर्ड के भी 3 रीडिंग फ्रेम्स बनेंगे और रिवर्स के भी 3 रीडिंग फ्रेम्स जो हैं वो बनेंगे। तो जैसे कि अगर आप देखें जो आपका फॉरवर्ड स्ट्रैंड है 5 to 3, उसमें आपका जो पहला रीडिंग फ्रेम है उसमें आपने बेसिकली उसको जो है टू डिवाइड दिस रीडिंग फ्रेम इनटू सेट ऑफ कोडॉन्स। कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 3। तो आपका पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ATG, ठीक है, ये दिया होगा ATG। अगला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कोडॉन का, CCC, ये दिया होगा, ठीक है। इसे 3 के आपने ट्रिपलेट्स बना लेने, ये आपका पहला रीडिंग फ्रेम बन जाएगा। फिर दूसरा रीडिंग फ्रेम जब आपने बनाना है तो आपने पहला छोड़ा, पहला न्यूक्लियोटाइड नहीं लेना आपने, TGC, फिर आगे CCA, AGC एंड सो ऑन, ठीक है। ये दूसरा रीडिंग फ्रेम बन गया। तीसरा रीडिंग फ्रेम जो है वो आपका पहले 2 न्यूक्लियोटाइड छोड़ेंगे और अगले 3 के कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर देंगे। तो पहला आपका 80 अगर छोड़ें तो GCC पहला कोडॉन बनेगा, फिर इसी तरह से CAA एंड सो ऑन। जो रिवर्स है यहाँ पे डायरेक्शन आपने देख लेनी है, 3 to 5 हम लिखेंगे। पहला आपका कॉम्बिनेशन TAC बनेगा, GGG बनेगा, ठीक है। 3 के कॉम्बिनेशंस कंटिन्यू करें। दूसरा जो आपका रीडिंग फ्रेम है वो आपका T को आप स्किप करेंगे और ACG, GGT, और इसी तरह से नेक्स्ट है वो T और A को स्किप करेंगे, और आप इसी तरह से उन कॉम्बिनेशन हैं वो बाकी के बना लेंगे। तो ये आपका 6 रीडिंग फ्रेम्स आ जाएंगे। अब इसमें से ये नेचुरली इनमें से कोई एक ही जो है वो रीडिंग फ्रेम आगे एज ए ओपन रीडिंग फ्रेम सर्व करता है और प्रोटीन को कोड करता है। और वो कौन सा होता है, वो बेसिकली द रीडिंग फ्रेम विच इज़ लॉन्गेस्ट इन लेंथ, ठीक है। और टिपिकल क्राइटेरिया पीछे का आपको बताया कि उसकी लेंथ ऑलमोस्ट कितनी होनी चाहिए, इट्स लेंथ इट शुड बी 90 बेस पेयर्स, या आप कह लें कि उसमें 30 कोडॉन्स होने चाहिए, ठीक है।
तो अब हमने ये चूँकि एक शॉर्ट एग्जांपल है, इसमें हमें देखना है कि ये जो रीडिंग फ्रेम्स आपके पास दिए हुए हैं, इसमें हमने फर्दर जो जीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है, लाइक स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन। तो अगर आप पहले रीडिंग फ्रेम में देखें तो ये मिथ्योनिन एटीजी स्टार्ट कोडॉन है और ये लास्ट में स्टॉप कोडॉन है। दूसरे में देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी वो यहाँ पे है स्टार्ट कोडॉन और ये यहाँ पे स्टॉप कोडॉन्स हैं, ठीक है। जैसे थर्ड में अगर आप देखें तो आपके पास ये स्टॉप कोडॉन्स ही हैं सिर्फ। फोर्थ रीडिंग फ्रेम में अगर आप देखें तो ये इसमें भी आपके पास कोई भी स्टार्ट कोडॉन नहीं, सिर्फ स्टॉप कोडॉन्स ही हैं। इसी तरह से इस वाले जो फिफ्थ है इसमें भी आपके पास स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन नहीं है। सिक्स वाले में भी आपके पास स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन जो है वो नहीं है, ठीक है। हालांकि इसमें है लेकिन स्टॉप कोडॉन इसमें नहीं है। तो अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि ऐसा इनमें से कौन सा रीडिंग फ्रेम है जिसमें स्टार्ट और स्टॉप के दरम्यान में मैक्सिमम लेंथ है, ठीक है, 30 मिनिमम लेंथ होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट रीडिंग फ्रेम जो है ये सिलेक्ट होगा और इसको फर्दर हम नैरो डाउन करेंगे कि क्या इसमें फर्दर हमें जीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाइक इससे पहले वाला रीजन हम चेक करेंगे कि वहाँ पे प्रोमोटर या कोई राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है या नहीं है। इस ऐसे इसके अराउंड जब हम चेक करेंगे कि कोई टर्मिनेशन सिग्नल वगैरह मौजूद हैं या नहीं है, ठीक है। तो प्रोटीन कोडिंग जीन्स कौन से हैं विच इन कोड अ प्रोटीन प्रोडक्ट। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी जो है वो सूडो जीन्स की है। सूडो जीन्स में हमारे पास सूडो मीन फॉल्स और दे डोंट कोड इन फंक्शनल जीन प्रोडक्ट्स। और जो सूडो जीन्स हैं दे आर नॉन फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट रिजेंबल फंक्शनल जीन्स most arise as redundant copies of functional genes either directly by DNA duplication or indirectly by reverse transcription of a messenger RNA transcript। ये बनते किस तरह से हैं कि समटाइम जो हैं वो कोई एक DNA सेगमेंट जो है होता है जो वो कोडिंग रीजन है वो डुप्लीकेट कर जाता है, ठीक है, और या फिर मैसेंजर आरएनए जो है वो रिवर्स ट्रांसक्राइब हो जाता है इनटू डीएनए। तो सूडो जीन्स में कॉमन डिफेक्ट्स की वजह से ये इशू आ सकते हैं, ठीक है। लाइक उसमें मिसिंग प्रोमोटर्स हो सकता है क्योंकि वो फॉल्स जीन है ना, उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी। इसमें स्टार्ट कोडॉन नहीं होगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकती है, उसमें प्री मेच्योर स्टॉप कोडॉन आ सकता है, मिसिंग इंट्रॉन मिस हो सकता है, ठीक है। तो ये सूडो जीन्स जो हैं जो ऑल्दो दे रिजेंबल द कोडिंग जीन्स बट दे हैव द मिसिंग इन्फॉर्मेशन लाइक दिस। इस वजह से चूँकि ये इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं होती तो वो कोई भी फर्दर प्रोडक्ट जो है वो नहीं एनकोड करते। नेक्स्ट जो हमारे पास नॉन कोडिंग जीन्स हैं, नॉन कोडिंग जीन्स दे डोंट इनकोड प्रोटीन बट इंस्टेड इनकोड फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल्स। नॉन कोडिंग जीन्स कौन से हैं जो कि आरएनए मॉलिक्यूल्स को इनकोड करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। ट्रांसफर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है, माइक्रो आरएनए है। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं आरएनए की। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो कि नॉन कोडिंग जीन्स नहीं आते हैं। और ये इनके जैसे ये ट्रांसफर राइबोसोमल आरएनए का आपको ऑलरेडी पता है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एसएनओ आरएनए इट फंक्शन इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर आरएनए जो है इट फंक्शन इन स्प्लाइसोसोम्स टू रिमूव इंट्रॉन फ्रॉम प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। इसी तरह से माइक्रो आरएनए जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट माइक्रो आरएनए हैं। इनकी लेंथ 21 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होती है और दे आर वाइडली कंजर्व्ड अमंग स्पीशीज और ये हाईली कंजर्व्ड होते हैं एंड मे सर्व एज एंटीसेंस रेगुलेटर्स ऑफ अदर आरएनए, यानी कि दूसरे आरएनए को ये अप और डाउन रेगुलेट करने के लिए काम कर सकते हैं। ये पीछे में डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं। अब कैटेगरीज ऑफ जीन प्रोडक्शन प्रोग्राम्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है वो इंट्रिंसिक और एब इनिशियो प्रेडिक्शन है। देन एक्सट्रिंसिक और एविडेंस बेस्ड प्रेडिक्शन है, होमोलॉजी बेस्ड प्रेडिक्शन है, कॉन्सेंसस बेस्ड प्रेडिक्शन है। और इसके अलावा इसमें हम सबसे पहले इंट्रिंसिक और एब इनिशियो को देखते हैं। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है। ये अप्रोच हमने कब यूज़ करनी है जब हमारे पास गिवन सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस किसी भी और डेटाबेस में मौजूद जीन के साथ नहीं मैच कर रही, ठीक है, यानी कि हम उसके बारे में कोई भी रेफरेंस इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो हम एब इनिशियो अप्रोच की तरफ जाएंगे। और एब इनिशियो अप्रोच जो है इसमें हमें सीक्वेंस की ही कंटेंट्स की बेस पे बताना है कि ये कोडिंग रीजन है या नहीं है,
ठीक है, यानी कि टोटली डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। और इन द एब्सेंस ऑफ एनी रेफरेंस सीक्वेंस, राइट, ना कोई जीन मौजूद है हमारे पास उससे मिलता जुलता, ना कोई ईएसटीज हैं, ठीक है, ना ही कोई प्रोटीन है उस सीक्वेंस से मिलती जुलती, तो इस केस में हमें जीन प्रोडक्शन के लिए एब इनिशियो मेथड पे ही रिलाई करना पड़ता है। और दैट इज़ प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट सिग्नल्स ऑफ द प्रोटीन कोडिंग जीन्स। और इन अदर वर्ड द प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द जीनोमिक सीक्वेंस इटसेल्फ, राइट। और अब हम ओके ये एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो सीक्वेंस है हमारे पास उसके उससे रिलेटेड या उससे मिलती जुलती या उसकी होमोलॉग सीक्वेंस ना डीएनए ना प्रोटीन कोई भी मौजूद नहीं है। अब हमने सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है ये देखने के लिए कि ये कोडिंग है या नॉन कोडिंग है, ठीक है। इसे तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हम इस्तेमाल करके जीन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, तो इट रिलाइज ऑन टू मेजर फीचर्स एसोसिएटेड विद जीन्स, एक है जीन सिग्नल और एक है जीन कंटेंट। जीन सिग्नल्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो पैटर्न्स जो हमें हेल्प आउट करेंगे कि ओके अगर ये पैटर्न यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो मतलब इसके आसपास कोई ना कोई जो है कोडिंग रीजन मौजूद है। फॉर एग्जांपल स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन हो सकते हैं, कोडॉन प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, इंट्रॉन स्प्लाइट सिग्नल्स हो सकते हैं, टाटा बॉक्सेस हो सकते हैं, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स हो सकती हैं, पॉलीएडिनाइलेशन साइट्स या पॉलीएटेल वगैरह कैप साइट्स हो सकती हैं। ये सारे वो सिग्नल्स हैं जो अगर हमें मिल जाते हैं किसी भी ORF में तो वी कैन इंश्योर कि ये कोडिंग रीजन है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जीन कंटेंट है। जीन कंटेंट का मतलब है कि आप उसमें जो कोडिंग रीजन है उस पर उसकी स्टेटिस्टिकली उसको डिस्क्राइब करें, ठीक है। उसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि हम चूँकि हमें पता है कि कोडिंग रीजन्स जो हैं उसमें जी और सी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हम जी और सीज को काउंट करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ जीज और सीज को काउंट करेंगे। अगर वो उनकी परसेंटेज हाई है तो उसका मतलब है वो रीजन कोडिंग है। इसी तरीके से इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन एंड स्टैटिस्टिकल पैटर्न ऑफ द कोडिंग रीजन टेंड टू वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दोज ऑफ द नॉन कोडिंग रीजन्स। अब ये सारा स्टडी से ही पता चला है कि कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन के जो स्टैटिस्टिकल पैटर्न है ना वो डिफरेंट होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी GC कॉन्टेंट्स की। Essential features of gene structure can then taken into account for gene production. जीन डेंसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जीन डेंसिटी का मतलब है कि जो एरिया हम अंडर स्टडी है हम या जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसमें रेशो ऑफ नंबर ऑफ जीन्स पर नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितना है, ठीक है। जैसे 10 to 15 जीन्स पर MB, राइट। इसी तरह से टिपिकल नंबर ऑफ एक्सॉन्स पर जीन कितने हैं, टिपिकल एक्सॉन लेंथ क्या है, ये बताइए कि टिपिकली एक्सॉन कितनी होती है, 10 to 300 न्यूक्लियोटाइड्स होती है, ठीक है। इसी तरह से ORF स्पेसिफिक हेक्सामर फ्रीक्वेंसी है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 6 न्यूक्लियोटाइड्स, उनकी फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे 6 लेटर वर्ड्स हैं विद इन प्रोटीन कोडिंग रीजन्स, दे डिफरेंट इन नॉन प्रोटीन कोडिंग रीजन्स, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि हम जीन कंटेंट के हवाले से कैलकुलेट करेंगे। और अगर इसके हमें जो रिक्वायर्ड रेंज है उसमें रिजल्ट्स आते हैं तो वी कैन से कि ये रीजन जो वो कोडिंग है, ठीक है। अब इन फीचर्स को फाइंड कैसे करना है, इन कॉन्टेंट्स को फाइंड आउट कैसे करना है, उसके लिए डिफरेंट प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स हैं, ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच है। तो प्रोबेबिलिटी मॉडल्स हैं जैसे कि मार्कोव मॉडल्स है या हिडन मार्कोव मॉडल है, ठीक है। तो ये हमें इजीली कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। इस तरह से दूसरी कैटेगरी एविडेंस बेस्ड है। इसमें हम सिंपल क्या करते हैं कि हम अपनी जो भी गिवन सीक्वेंस है उसमें डिफरेंट छोटे छोटे जो एविडेंसेस हैं उनकी मौजूदगी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो एविडेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, ESTs हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फुल लेंथ कॉम्प्लीमेंट्री DNAs हो सकते हैं, मैसेंजर RNAs हो सकते हैं। हम अपनी सीक्वेंस को इन डेटाबेसेस के साथ कंपेयर करते हैं, EST के डेटाबेस के साथ या FLC जो फुल लेंथ कॉम्प्लीमेंट्री DNA के डेटाबेस, मैसेंजर RNA के डेटाबेस के साथ कंपेयर करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि जिसके साथ सिमिलरिटी हाईएस्ट आएगी हम उससे इंटरप्रेट कर सकते हैं अपनी सीक्वेंस को। इसके लिए जो टूल है ये गॉस्टस नाम दिया हुआ, इट कंबाइंस द प्रेडिक्शन एबिलिटी ऑफ एब इनिशियो एल्गोरिथम with extrinsic information such as matches to protein database, alignment of genome sequences to improve the prediction accuracy. इस जो थर्ड कैटेगरी है होमोलॉजी बेस्ड है, आपको इसके नाम से भी आइडिया हो रहा होगा
कि हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो सीक्वेंस है उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं इनटू प्रोटीन और फिर डायरेक्टली उसको कंपेयर कर लेते हैं प्रोटीन डेटाबेसेस के साथ। तो जिसके साथ भी सिमिलरिटी अच्छी आएगी हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे फर्दर एनालिसिस के लिए। जो फोर्थ कैटेगरी है वो कंसेंसस बेस्ड मेथड है। कंसेंसस में हम क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो पिछले हमें 3 मेथड्स पढ़े हैं, हो सकता है कि सिंगल मेथड के रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट ना आए, तो हम डिफरेंट मेथड्स को कंबाइन करके रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। Some algorithms make use of both ab initio and homology based gene finding strategies. There are also a number of programs that actually combine prediction result from multiple individual program to derive a consensus prediction. यानी कि बजाय ये कि हम किसी एक टूल की बेस पे कह दें कि जीन है ये रीजन कोडिंग है या नहीं, हम एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं, टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ रिजल्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि ये वाला रीजन कोडिंग है या नहीं है।